अच्छा, तो हमारा टॉपिक है आज का रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कुछ फंक्शन इस वाले पैराग्राफ के अंदर। अ मेजर फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स इज टू ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन विच इन टर्न्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसमें क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ से? लंग्स से डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि इन लोअर एनिमल्स हीमोग्लोबिन सर्कुलेट्स एज फ्री प्रोटीन इन प्लाज्मा नॉट इनक्लोज्ड इन रेड ब्लड सेल्स। When it is free in plasma of human beings, about 3% of it leaks through capillary membranes और glomerulus membranes। ठीक है, इसमें मतलब इन्होंने ये बताया कि जो लोअर एनिमल्स हैं मतलब छोटे अशरात, उनमें क्या है कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है। मतलब उनमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद नहीं है बल्कि प्लाज्मा के अंदर फ्रीली हीमोग्लोबिन मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब प्लाज्मा के अंदर फ्रीली हीमोग्लोबिन मूव करता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि हर एक सर्कुलेशन में, मतलब कि हार्ट से निकल के दोबारा जब हार्ट में पहुंचा है, एक सर्कुलेशन में 3% उसकी जो वो है हीमोग्लोबिन, वो लूज़ हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से। ठीक है, जो कि किडनी में मौजूद है, जो ग्लोमेरुलस में। ठीक है, वहाँ पे या फिर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में, मतलब कि कैपिलरीज क्योंकि बारीक होती हैं तो उनसे क्या होगा कि वो लीक होकर टिश्यूज़ में चला जाएगा, क्या? हीमोग्लोबिन। तो वो ज़ाया हो जाएगा एक किस्म का। तो इसलिए हीमोग्लोबिन मस्ट रिमेन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स टू इफेक्टिवली परफॉर्म इट्स फंक्शन इन ह्यूमंस। कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में अगर रहेगा तो फिर वो ज़ाया नहीं होगा, और ज़ाया नहीं होगा तो अपना फंक्शन बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताए हैं रेड ब्लड सेल्स के दूसरे फंक्शंस। ठीक है, एक तो था ना कि हीमोग्लोबिन से क्या होता था कि कार्बन ऑक्सीजन बाइंड करके डिफरेंट टिश्यूज़ में जा रही थी। अब इसका एक और फंक्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ में प्रोड्यूस हो रही है वो टिश्यूज़ से कहाँ पे जाएगी? लंग्स में। वो किस तरह से जाएगी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब होना क्या है यहाँ पे? CO2 जो प्रोड्यूस होगा हमारे टिश्यूज़ के अंदर, वो वाटर के साथ बाइंड करेगा और वो बना देगा H2CO3, और ये फर्दर क्या बना देगा? HCO3- और H पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये ब्लड में फ्रीली मूव कर सकता है। ये है क्या? बाइकार्बोनेट आयन। तो टिश्यू लेवल पे ये फंक्शन टेक प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन। अब ये ब्लड में फ्रीली मूव करेगा और ब्लड से किधर चला जाएगा? लंग्स में। अब लंग्स में जाके क्या होगा कि ये HCO3- हाइड्रोजन के साथ मिलके H2CO3 और फिर CO2 + H2O, मतलब इस रिएक्शन का रिवर्स टेक प्लेस कर जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। और लंग्स में अब क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। मतलब कि ब्लड के अंदर फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव नहीं किया बल्कि HCO3- की फॉर्म में मूव किया। तो अब ये जो सारा प्रोसेस था ना, ये सारा का सारा, ये एक एंजाइम रेगुलेट कर रहा है। और वो एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो रेगुलेट कर रहा है इसको, तो ये किसके अंदर मौजूद है? ये एंजाइम RBCs के अंदर। तो मतलब कि एक तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करा रहा है थ्रू हीमोग्लोबिन, तो और दूसरा ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 थ्रू बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है कि दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये सारा वही है। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड फंक्शन है कि इट इज़ एन एक्सीलेंट एसिड बेस बफर। ठीक है, अब ये एसिड बेस बफर के तौर पे किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं।
अब हमारे पास है अगर क्या चीज़, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ये किस में मौजूद है, आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड से। अब अगर हम लोग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें ना तो वो इस तरह से होता है, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन और तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक अमाइनो एसिड। ये अब किस तरह से एक्ट करेगा, एज अ बफर। अगर मतलब ब्लड की पीएच ज़्यादा हो गई है, ठीक है, पीएच क्या हो गई है ज़्यादा, तो मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है ब्लड के अंदर, तो क्या होगा कि ये इसका जो ये हाइड्रोजन है ना, ये अपना रिमूव कर देगा, ये हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2CHR और COO-। और अगर हमारे पास पीएच जो है वो इन डिक्रीज़ कर गई है, मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, तो ये हाइड्रोजन जाके इधर बाइंड कर जाएगा, किधर, NH2 के साथ। तो ये क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव, CH, COOH और R। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट्स में आगे क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अब इसके हम लोग देखेंगे शेप साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इसकी जो शेप है हमारे पास, शेप क्या है, बाई कनकेव, ठीक है, इस तरह से। मतलब कि हमारे पास जिस तरह की कुछ टॉफ़ीज़ होती हैं, कैंडीज़ होती हैं जो दरमियान से पिंच्ड होती हैं, ठीक है, मतलब है सर्कुलर, और उसको दरमियान से अगर पिंच कर दें और साइड से देखें तो इस तरह से लगेगा कि दरमियान से पिंच की हुई है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाई कनकेव मतलब एक ये कनकेव होता है और ये दूसरा कनकेव, तो इसलिए इसको कहते हैं बाई कनकेव, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग पैरामीटर्स देखें तो इसका जो ये जगह है ये सबसे ज़्यादा बारीक है और ये जगह ये सबसे ज़्यादा मोटी है। तो जहाँ से ये मोटी जगह है इसका जो डायमीटर होगा वो है 2.5 माइक्रोमीटर, और जहाँ से ये बारीक है यहाँ पे इसका होगा 1 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। और जो इसका टोटल डायमीटर है ये कितना है, 7.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये हो गए इसके फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ बाइकन केव है, फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ लिखी है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि मतलब कि अगर हम लोग इसका टोटल वॉल्यूम निकालें, इसका टोट अगर हम लोग इस रेड ब्लड सेल का टोटल वॉल्यूम निकालें तो वो कितना होगा हमारे पास, 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट जगह लिखी हुई है, द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स कैन चेंज रिमार्केबली एज सेल स्क्वीजेस थ्रू कैपिलरीज। Actually, the red blood cell is a bag that can be deformed into almost any shape because cell has a great excess of cell membrane for quantity of material inside. अब यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि किस तरह से हमारे पास अगर एक बलून है, ठीक है, बलून बड़ा बलून है लेकिन उसके अंदर हमने हवा बहुत थोड़ी भरी है, ठीक है, तो मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन थी वो एक्सेस में थी कि वो ज़्यादा फूल सकता था, लेकिन हमने हवा थोड़ी थोड़ी भरी, तो अब क्या होगा कि उसको हम लोग जैसे चाहे स्क्वीज़ कर सकते हैं, वो फटेगा नहीं, ठीक है। बलून हमारे पास, उसे हम जैसे चाहे स्क्वीज़ कर सकते हैं, वो फटेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर हवा थोड़ी है, और जो उसकी मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन जो उसके इर्द गिर्द वो एक्सेस में मौजूद थी, ठीक है। तो वो इसलिए क्या होगा कि ये कहीं से भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स में एक्सेस ऑफ मेम्ब्रेन मौजूद है, और इसलिए ये किसी भी कैपिलरी से या फिर बारीक ब्लड वेसल से क्या कर सकते हैं, इजीली पास थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है कि कंसनट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है,